आइए आज के इस विश्लेषण में प्राचीन भारत के उस दौर की तरफ चलते हैं जहां बदला, रणनीति और आखिर में पश्चाताप ने इतिहास की सबसे महान कथा को जन्म दिया। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के इतिहास की, चाणक्य के अपमान और उनकी उस भयंकर प्रतिज्ञा से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान, धनानंद का अंत और आखिर में सम्राट अशोक के कलिंगा युद्ध के बाद हुए हृदय परिवर्तन तक। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे भूभाग का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। अब यहां एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या एक शिक्षक का अपमान सच में एक अखंड भारत की नींव रख सकता है? वाकई ये सोचकर ही हैरानी होती है कि कैसे राज दरबार में हुई एक छोटी सी बेइज्जती ने प्राचीन इतिहास के सबसे ताकतवर और विशाल साम्राज्य की शुरुआत कर दी। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, अहंकार और प्रतिज्ञा। बात लगभग 326 बीसीई की है। एक तरफ अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ भारत की दहलीज पर खड़ा था और दूसरी तरफ मगध पर नंद वंश के शासक धनानंद का राज था। उस वक्त हालात कितने विपरीत थे, जरा सोचिए। एक तरफ राजा धनानंद था जो अहंकार और शराब के नशे में चूर होकर नाच गाने देखने में व्यस्त था। उसे अपने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक महान प्राध्यापक चाणक्य। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा पर केंद्रित था। वो भागे भागे मगध आए थे ताकि धनानंद को इस आने वाले विदेशी आक्रमण की भयानक चेतावनी दे सकें। पर हुआ क्या? जब चाणक्य ने उस अहंकारी राजा को देश पर आए संकट के बारे में समझाने की कोशिश की, तो धनानंद बुरा मान गया। उसने सीधे अपने गार्ड्स को आदेश दिया और चाणक्य को धक्के मारकर दरबार से बाहर फेंकवा दिया। इस भरी सभा में हुए अपमान ने चाणक्य को हिलाकर रख दिया। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी शिखा यानी चोटी खोल दी और एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वो नंद साम्राज्य का जड़ से नाश नहीं कर देंगे, तब तक वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। अब यहां से शुरू होता है चाणक्य का अगला और सच कहूं तो बेहद चतुराई भरा कदम। उन्होंने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा लिया। उन्होंने सिकंदर की सेना में अफवाहें फैला दी कि भारत देवताओं की भूमि है और यहां आने वालों को भयंकर श्राप लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, खाने के सामान में थोड़ा थोड़ा जहरीला पदार्थ भी मिलवा दिया। नतीजा, सिकंदर की सेना जो पहले से थकी हुई थी, उसमें डर और भगदड़ मच गई। सेना ने आगे बढ़ने से ही इनकार कर दिया और उन्हें बिना किसी बड़े युद्ध के वापस लौटना पड़ा। इसके बाद आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, रणनीति और उदय। सिकंदर के जाने के बाद चाणक्य को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक कुशल व्यक्ति की तलाश थी। एक दिन रास्ते से गुजरते हुए उनकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो खेल खेल में राजा बना बैठा था। उस बच्चे ने एक चोर को 5 कोड़े की सजा सुनाई और उसके बाद खुद को 10 कोड़े मारने का आदेश दिया। जब चाणक्य ने आश्चर्य से इसका कारण पूछा, तो उस नन्हे बच्चे ने जवाब दिया कि जिस राज्य में लोग भूख के कारण चोरी करने पर मजबूर हैं, वहां का राजा ही सबसे बड़ा दोषी है। ये न्यायप्रिय बच्चा और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त था। चाणक्य तुरंत समझ गए कि यही लड़का भविष्य का महान राजा बनेगा। लेकिन मगध को जीतना आसान थोड़ी था। शुरुआत में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सीधा मगध पर हमला किया, जिसमें उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि एक बच्चा गरम खिचड़ी को सीधे बीच से खाने की कोशिश में अपना हाथ जला बैठा। बच्चे की माँ ने उसे समझाया कि बेटा, गरम खिचड़ी को हमेशा किनारे से खाना चाहिए। ये छोटी सी बात चाणक्य के दिमाग में एक चमत्कारी रणनीति की तरह बैठ गई। उन्होंने रणनीति बदली। सीधे मगध के केंद्र पर हमला करने के बजाय उन्होंने सबसे पहले सीमाओं पर स्थित छोटे राज्यों और क्षेत्रों के साथ गठबंधन बनाना शुरू किया। और वाकई उनका ये गरम खिचड़ी वाला फॉर्मूला पूरी तरह काम कर गया। 326 बीसीई में जहां विदेशी खतरा मंडरा रहा था, वहीं उन्होंने नॉर्थ वेस्ट सीमाओं पर कुशल गठबंधन बनाए और आखिरकार 322 बीसीई में इनकी सेना ने एक विशाल शक्ति बनकर मगध पर हमला किया। धनानंद का अंत हुआ और इसी के साथ स्थापना हुई प्राचीन भारत के सबसे विशाल मौर्य साम्राज्य की। चाणक्य की वो भयंकर प्रतिज्ञा अब पूरी हो चुकी थी। लेकिन साम्राज्य स्थापित होने के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको झकझोर दिया। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त को दुश्मनों के जहर से बचाने के लिए उनके खाने में नियमित रूप से थोड़ा से जहर मिलाते थे ताकि उनका शरीर उसकी आदत डाल ले।
एक दिन गलती से चंद्रगुप्त की गर्भवती पत्नी दुर्धरा ने वो जहरीला खाना खा लिया। चाणक्य को जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी थी। अपने आने वाले राजा को बचाने के लिए चाणक्य ने आपातकालीन स्थिति में तलवार से दुर्धरा का पेट चाक करके बच्चे को बाहर निकाला। मां को तो वो बचा नहीं पाए, पर जहर की एक बूंद उस नवजात बच्चे के माथे पर गिर गई, जिससे वहां एक नीला बिंदु बन गया। और बस इसी कारण उस बच्चे का नाम रखा गया बिंदुसारा। अब वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है। आते हैं तीसरे हिस्से पर, क्रूरता और विजय। बिंदुसारा का शासन अपेक्षाकृत स्थिर और शांत रहा, परंतु उनके बाद उनके बेटे अशोका ने सत्ता में आने के लिए जो रास्ता चुना वो बेहद रक्त रंजित और भयावह था। यहां से मौर्य साम्राज्य की कहानी एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर आती है। गद्दी हासिल करने की होड़ में अशोका ने अपने कई सौतेले भाइयों की हत्या करवा दी। यहां तक कि अपने भाई सुसीमा को उसने जलते हुए कोयले के गड्ढे में गिरवाकर मार डाला। इस दौरान उसकी क्रूरता के चर्चे इतने ज्यादा थे कि उसे लोग चंद अशोका यानी अशोका द क्रूअल के नाम से जानने लगे थे। उसने ऐसे टॉर्चर चैम्बर्स बनवाए थे जहां लोगों को बेरहमी से तड़पाया जाता था। उसका मुख्य जल्लाद गिरिका लोगों को इतनी दर्दनाक मौत देता था कि किसी की भी रूह कांप उठे। कहते हैं कि अशोक इन सबको देखकर आनंदित होता था। लेकिन हर कहानी में एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है। चलिए चौथे हिस्से की बात करते हैं, विनाश और पश्चाताप। अशोका की इस असीमित महत्वाकांक्षा ने उसे कलिंगा राज्य के खिलाफ एक विशाल युद्ध छेड़ने पर मजबूर कर दिया। कलिंगा भारत के पूर्वी हिस्से में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये युद्ध इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में से एक बनने वाला है। 1 लाख, जरा सोचिए इस आंकड़े को। 1 लाख लोग इस एक कलिंगा युद्ध में बेरहमी से मारे गए थे। पूरा का पूरा मैदान लाशों के ढेर और खून की नदियों से पट गया था। और ये विनाश यहीं खत्म नहीं हुआ। 1.5 लाख औरतों, आदमियों और बच्चों को उनके घरों से उजाड़कर बंदी बना लिया गया। जो परिवार कल तक शांति और खुशी से जी रहे थे, उनकी जिंदगियां पूरी तरह तबाह हो चुकी थीं। इस जीत की कीमत इंसानियत के लिए वाकई बहुत बड़ी थी। और यही वो मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस भयंकर तबाही के मंजर ने इस क्रूर राजा की आत्मा को हमेशा के लिए झकझोर कर रख दिया। जब अशोक ने उस खून से सने मैदान को देखा और ये महसूस किया कि युद्ध सिर्फ सैनिकों को नहीं मारता, बल्कि मासूम परिवारों, बच्चों और आने वाले कल को भी तबाह कर देता है, तो उसे एक बहुत गहरा पछतावा हुआ। उस एक पल ने एक हत्यारे को एक संत बना दिया। और यहां से एक राजा पूरी तरह से बदल गया। एक तरफ वो पुराना चंद अशोका था, जो क्रूरता, टॉर्चर और युद्ध का समर्थक था, और दूसरी तरफ उसका नया रूप सामने आया, अशोका द ग्रेट, जिसने गौतम बुद्ध के मार्ग को अपनाया। उसने सारी उम्र के लिए युद्ध और हिंसा को त्याग कर शांति, अहिंसा और धम्मा का रास्ता चुन लिया। इस हृदय परिवर्तन के बाद तो जैसे अशोका ने साम्राज्य को चलाने का तरीका ही बदल दिया। युद्ध के नगाड़ों की जगह अब आध्यात्मिक यात्राएं शुरू हो गईं। जगह जगह स्तंभों और पत्थरों पर संदेश लिखवाए गए ताकि आम लोग अहिंसा के बारे में जान सकें। उसने धम्मा महामत्तास नाम के विशेष अधिकारी बनाए, जो लोगों के बीच नैतिकता का प्रचार करते थे, और विश्व भर में शांति का संदेश फैलाने के लिए बुद्धिस्ट मिशनरीज भेजे। और इसका असर जानते हैं कितना व्यापक था। अशोक की शांति और धम्मा का यह संदेश सिर्फ उसके अपने राज्य तक सीमित नहीं रहा। ये विचार श्रीलंका, ग्रीस, नॉर्थ अफ्रीका और बर्मा तक फैल गए। श्रीलंका में तो उसने अपने खुद के बेटे महेंद्र को भेजा था, जिसके प्रभाव में आकर वहां के राजा ने पूरे देश को ही एक बुद्धिस्ट किंगडम में तब्दील कर दिया। एक अकेले शासक के इस हृदय परिवर्तन ने आधी दुनिया की संस्कृति को एक नई दिशा दे दी थी। और उस शांति के दौर का प्रभाव देखिए, आज भी हमारे जीवन में मौजूद है। सारनाथ का वो लायन कैपिटल, जिसमें 4 शेर पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हैं, अशोका द्वारा ही बनवाया गया था। यही स्तंभ आगे चलकर हमारे आज़ाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्ब्लेम बना। इसके बीच का जो धम्मा चक्र है, वो आज भी हमारे मॉडर्न भारत के तिरंगे की शान बढ़ाता है। तो हर पहलू को देखने के बाद आज के इस विश्लेषण के अंत में ये सवाल हमें वाकई गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर उस दिन उस अहंकारी राजा धनानंद ने शराब के नशे में अपने शिक्षक चाणक्य का वो अपमान ना किया होता, तो क्या मौर्य साम्राज्य कभी बनता? और अगर मौर्य साम्राज्य ही ना बनता, तो क्या दुनिया को कभी अशोका द ग्रेट की शांति और अहिंसा की वो विरासत मिल पाती, जिसने आधी दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया?
एक छोटे से अपमान से शुरू हुआ ये सफर वाकई इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे कर्मों के परिणाम सदियों तक गूंजते रहते हैं। सोचिएगा जरूर इस बारे में।